हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर के एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। एंड ये वीडियो हमारे चैनल का पहला वन शॉट वीडियो होने वाला है हिस्ट्री सेक्शन के लिए, यानी कि पूरा बड़ा सा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है नॉर्मली वन शॉट वीडियोस 1 या फिर 2 घंटे के होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं से 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इफ आप लोग एक रात पहले वीडियो देख रहे हो एग्जाम से, तो फिर आप इसको 2x की स्पीड पे देख सकते हो। बट अगर आप नॉर्मल डेज में देख रहे हो ना, तो फिर 10 मिनट आज देखना, 10 मिनट कल देखना, ताकि आपका वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे और साथ ही आपको समझ भी आए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो लेजेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि ये चैप्टर का नाम पढ़ते ही आप समझ चुके हैं कि ये चैप्टर हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले के इवेंट्स को शो करेगा और किस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतने बड़े देश के इतने सारे लोगों के मन में नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया था, यानी कि एक होने की ही भावना। हम सब एक है और हम सबको एक रहना चाहिए। सो प्लॉट ऑफ द स्टोरी कुछ इस तरीके से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटेन जीता था, और जीतने के लिए उसको पैसे तो लगेंगे ना, राइट, और आर्मी भी लगेगी। सो उसने इंडिया से बहुत सारे पैसे लिए अपनी डिफेंस के लिए, और साथ ही बहुत सारे सोल्जर्स को भी मंगवाया था गांव गांव जाकर। और वॉर के बाद में बहुत ही पैसा लगा था, तो उसने क्या किया, इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, एंड सो मैनी कस्टम्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिससे पूरे देश के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी बन चुकी थी कि सब लोग गुस्सा हो चुके थे ब्रिटिशर से। एंड आफ्टर दैट 1918 से 1921 के बीच में बहुत ही प्रॉब्लम हो चुकी थी, यानी कि खाना पैदा ही नहीं हो रहा था, बहुत सारे शॉर्टेजेस हो रहे थे, काइंड ऑफ भुखमरी हो चुकी थी, यानी कि एपिडेमिक, जैसे कि अपने कोरोना हुआ था ना, कुछ उसी की तरह एक नाम था इन्फ्लुएंजा। इंपॉर्टेंट वन वर्ड आंसर हो सकता है ये। एंड 1921 के सेंसस के हिसाब से पता चलता है कि लगभग 12 से 13 मिलियन लोग इसकी वजह से मर चुके थे। चलो अब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह कैसे आया और किसने लाया। ये तो आपको पता होगा, हमारे महात्मा गांधी जी ने ये आइडिया लाया था। अब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में पूछे कि भाई सत्याग्रह क्या होता है, तो फिर तुम कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, भाई ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ लो भाई। पढ़ लिया? आई थिंक से तुम लोग समझ चुके होंगे। सत्याग्रह यानी कि सत्य की राह पर चलना, वो भी नॉन वायलेंस के साथ में, जो कि उनका मेन प्रिंसिपल था, अहिंसा। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया था, यानी कि उन्होंने जो रेसिज्म था ना, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था अपने इसी सत्याग्रह की राह के साथ में। एंड फिलअप में अगर पूछ ले कि गांधी जी कब आए थे इंडिया, तो फिर लिख देना जनवरी 1915 में। वैसे तो हमारे महात्मा गांधी जी ने देश भर में बहुत सारे सत्याग्रह किए थे, लेकिन जो 3 मेन इंपॉर्टेंट है वो कुछ इस तरीके से है। पहला 1916 में बिहार चंपारण में गए थे, दूसरा 1917 में खेड़ा यानी कि गुजरात में गए थे, एंड फाइनल 1918 में अहमदाबाद में गए थे। इनके रीजंस यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। इनके रीजंस पढ़ लेना, क्योंकि इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जरा हम बात करते हैं राउलेट एक्ट के बारे में। ये 1919 में लागू किया गया था। इस रूल के हिसाब से जो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते थे अपने इंडियन पार्टीज, उन सब पे बैन लगने वाला था, और बहुत सारे ज्यादा ऑपरेशन भी किया जाने वाला था, उनको रोका जा रहा था। एंड स्पेशली अगर कोई भी प्रिजनर पकड़ा जाता कोई भी कांड करते हुए, तो फिर उसके बिना कोई सुनवाई होती, कोई भी ट्रायल नहीं कहते हुए, तो भी उनको 2 साल की जेल हो सकती थी। गांधी जी को ये बहुत ही बुरा लगा, ये अन्याय था, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इस पे सत्याग्रह करूंगा। एंड वो सत्याग्रह को स्टार्ट किया था 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ में, लेकिन बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद कर लिया गया था, उनको जेल में डाला और मारा पीटा गया था, और गांधी जी को रोक लिया गया था दिल्ली जाने के लिए। फिर क्या, 10 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, अमृतसर की जगह पर कुछ लोग बैठे हुए थे और यही सत्याग्रह का कुछ काम कर रहे होंगे या फिर ऐसे ही बैठे होंगे, तो उन पे बहुत ही फायरिंग हो चुकी थी। इसके बाद में मार्शल लॉ लागू हो गया था, और साथ ही जनरल डायर ने अपनी कमांड ले ली थी। फिर उसके बाद में अप्रैल 13 को एक बहुत ही बुरा दिन हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। वहां पर बहुत सारे सिख लोग बैठे हुए थे, वो बेचारे ऐसे ही नॉर्मली बैठे थे, कोई दंगा फसाद भी तो नहीं कर रहे थे, मतलब कि कोई सत्याग्रह भी तो नहीं करते, लेकिन तो भी जनरल डायर आया, उसने एंट्रेंस पॉइंट को सील कर दिया और साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। जब ये कांड हुआ उसके बाद मीडिया या फिर कुछ लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बहुत ही भोले बन के ऐसे कुछ जवाब दिया। उसने कहा कि जितने भी ये सत्याग्रह कर रहे हैं ना, उन सबके मन में थोड़ा सा डर बैठाने के लिए मैंने छोटा सा ही तो किया है काम। इसके बाद में तो ये देश भर में बहुत ही नॉर्मल हो चुका था, जितने भी सत्याग्रह मिलते थे उन सबको बहुत ही मारा पीटा जाता था और उनको बहुत ही बेइज्जत किया जाता था।
उन्हें तो नाक रगड़ने के लिए, सलाम करने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए टॉर्चर किया जाता था। फिर जब गांधी जी ने देखा कि मतलब कि पूरे देश भर में इतना कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई अब तो ज़्यादा नहीं करना है, इस मोमेंट को ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसको क्लोज कर देते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर एंड कब हुआ, जब ऑटोमन एम्पायर हार चुका था। यानी कि जो प्रेजेंट डे में जो टर्की देख रहे हो ना, वो पहले एक ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। और इस हार के साथ ही इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल लीडर था, सबसे हेड था, जिसका नाम है खलीफा, नाम तो नहीं बल्कि एक पोस्ट कह सकते हो तुम लोग, उसके ऊपर बहुत सारी ट्रीटीज लगाई गई थी, बहुत सारे कंपेंसेशन लगाए गए थे और बहुत कुछ। उस खलीफा के साथ में जितना कुछ भी हुआ, उससे इंडिया के लोग बहुत ही दुखी हुए थे, जितने भी मुस्लिम लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया, बॉम्बे यानी कि जो मुंबई है उसमें मार्च 1919 में एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम था खिलाफत कमेटी। इस कमेटी को फॉर्म किसने किया था, दो मुस्लिम थे, उनका नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। ये लोग गए महात्मा गांधी के पास में, इन्होंने कहा कि भाई मतलब कि गांधी जी आप प्लीज हमारी मदद कर दो। तो गांधी जी ने सोचा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की पूरे देश के लोगों को एकजुट करने का, यानी कि हिंदूस और मुस्लिम्स को एक करने का। तो फिर होना क्या था, सितंबर 1920 के अंदर गांधी जी ने एक मतलब कि कैलकटा जो कि कोलकाता है, वहां पर एक मीटिंग बैठाई थी, जो कि कांग्रेस की एक मीटिंग हुआ करती थी। उसमें वहां पर बाकी लीडर्स ने भी डिसाइड किया था कि भाई अब लोग क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है ना, उसके साथ में खिलाफत कमेटी को भी ज्वाइन करवाएंगे। एंड जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, ये खिलाफत कमेटी और स्वराज दोनों को सपोर्ट करेगा। अब भला ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता क्या, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। नॉन कॉपरेशन वर्ड का मतलब होता है कि हम उनके साथ में कोई भी डील्स नहीं करेंगे, हम उनकी जो भी कर रहे हैं उनकी कोई भी बातों में उनका प्रॉफिट नहीं करवाएंगे, जो भी कहते हैं वो हम नहीं करेंगे। जैसे कि जितने भी टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, वो सब कहते हैं कि हम वहाँ पर काम नहीं करेंगे। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, यानी कि स्वदेशी माल को उपयोग करेंगे और विदेशी माल को गेट आउट। एंड अगर आम जनता को कोई भी अवार्ड्स, टाइटल्स मिले ना, उनको भी वापस लौटा दिया जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। फाइनली दिसंबर 1920 जो कि नागपुर में हुआ था एक कांग्रेस का सेशन, वहां पर इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखी गई थी, उनमें कहा था कि जितने भी इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का राज हुआ है ना, वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से हुआ है, एंड वो है हमारा कॉपरेशन, यानी कि हम उनके जितने भी कहते हैं उनकी बातें मान लेते हैं ना, इसलिए। कांग्रेस कमेटी ने कह दिया कि भाई ठीक है, आप बल्कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत कमेटी जो करना आप कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी को लगा जैसे स्वराज को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है तो वैसे इसको भी मिलेगी, लेकिन हर एक चीज के लिए अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। तो वैसा ही हुआ, यानी कि इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था जनवरी 1921 में। इसके देश भर में बहुत सारी जगहों पे अलग अलग इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाउन्स हो या फिर सिटीज हो, वहाँ पर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही जितने भी कॉलेजेस या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उन सब ने अपना एडमिशन कटा लिया, यानी कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। टीचर्स, प्रोफेसर्स, उन लोगों ने भी कहा कि हम भी नहीं जाएंगे, हम गांधी जी के सपोर्ट में रहेंगे। लॉयर्स, डॉक्टर्स, सब लोगों ने अपना रिजाइन दे दिया था। पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस भी नहीं हुए थे सिवाय मद्रास के। क्यों, वहां पर हमेशा से ब्राह्मण लोग ही जीतता है, लेकिन इस बार जो नॉन ब्राह्मण लोग थे उन लोगों ने इलेक्शंस करवाए और वही जीत गए थे। फॉरेन गुड्स को उन लोगों ने मना कर दिया, साथ ही जितने भी जो फ्लिकर यानी कि अल्कोहल की जो दुकानें थी उनको भी बंद करवा दिया गया था। इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। पहले जब इनकी इंपोर्ट की वैल्यू करीबन 102 करोड़ हुआ करती थी, वो आधी हो चुकी थी। 57 करोड़ ही इनका इंपोर्ट रह गया था। इसके चलते जितने भी देश के लोग थे, लगभग सारे लोग स्वदेशी माल ही यूज करते थे, और इसके चलते क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल कंपनी भी बहुत ग्रो होने लग गई थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मोमेंट था ये भी धीरे धीरे रुक चुका था। रीजन था, खादी जो पहनते थे ना नॉर्मल लोग, वो बहुत ही महंगी थी, और जो गरीब लोग थे वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जो मील के कपड़े यानी कि विदेशी माल है, वो थोड़ा सा सस्ता था, इसलिए वो बिक गए। एंड जितने भी टीचर्स और प्रोफेसर लोगों ने ब्रिटिश की जो स्कूल्स थी और कॉलेजेस थी उनको रिजाइन कर देता। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंडिया में तो कोई स्कूल है ही नहीं, हम क्या कमाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो वापस जाते अपनी नाक रगड़ते हुए। ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, बल्कि इतने पैसे कमाए तो खुद की स्कूल खोलो ना, स्वदेशी करो। क्यों उनके पास वापस गए, थोड़ी इज्जत रखनी चाहिए थी उन लोगों को। इस तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे सिटीज में इन लोगों ने पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉलो किया, फिर उसके बाद में उसका ड्रॉबैक क्या हो गए थे। इसलिए आप क्वेश्चन में आंसर कर सकते हो, राइट। अब हम बात करेंगे कंट्री साइड में कैसे इनको यूज किया गया था। एक रेबेलियन हुआ था।
जो अवध का इलाका था ना, वहां पर जितने भी पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, उन सबको एक इंसान था, एक सन्यासी था जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। उसने मतलब कि फिजी से आया था, उसने वहां पर भी कुछ मोमेंट्स करवाए थे। उसने वहां के जितने भी किसान थे उन सबको एकजुट किया, और जितने भी ताल्लुकदार या फिर लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार, उन सबके खिलाफ उसने रेड करवाई थी। रेड तो नहीं, मतलब कि अहिंसा के हिसाब से सत्याग्रह करवाया होगा। उसका रीजन था बहुत सारा टैक्सेस और जो जितने भी किराए यानी कि रेंट्स लगे थे। एंड साथ ही जितने भी जो किसान लोग थे उन लोगों को बेगार करना पड़ता था, यानी कि बिना पैसे के भी काम करना पड़ता था। उसमें खेती ही नहीं बल्कि घर के काम भी होते थे। साल जून 1920 के बीच में नेहरू जी थे ना, वो भी गांव गांव गए, अवध भी गए थे, और वहाँ के जितने भी विलेज के जितने भी किसान लोग थे उन सबसे बातचीत करना शुरू कर दिया कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या है आखिर। तो फिर क्या, उनकी बातें सुनी। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में ही बाबा रामचंद्र, नेहरू जी और कुछ और लोगों ने एक मीटिंग बैठाई जिसका नाम था अवध किसान सभा, जिसको यहाँ पर आउध लिखा हुआ पता नहीं क्यों, जो कि अक्टूबर में सेट हुई थी। और उसके बाद में कुछ समय बाद में पूरे देश भर में उसकी 300 ब्रांचेस बन चुकी थी। सॉरी, देश भर नहीं, मतलब कि आसपास के इलाकों में। जो ट्राइबल लोग थे ना, उन लोगों ने गांधी जी के मैसेज को थोड़ा सा उल्टा सा सोच लिया था। क्यों? आंध्र प्रदेश के गुडैम हिल्स में मतलब कि वहां पर एक गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज हुआ करता, और वहां पर एक इंसान था जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, जिसके पास में लोग कहते थे कि इसमें कुछ देवीय पावर्स यानी कि सुप्रीम पावर्स जो कि भगवान की तरह होती है। और लोग तो कहते थे कि ये भगवान का ही अवतार है। क्यों? क्योंकि ये मतलब कि छूते ही लोगों को, वापस जो घायल लोग होते ना उनको ठीक कर देता, और साथ ही इसके बुलेट्स लगती तो भी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इसने कहा कि गांधी जी बहुत ही महान इंसान है, लेकिन एक कमी है। उन्होंने कहा कि कभी भी आज़ादी आपको शांति से नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी बहुत मारपीट चलती है। एंड उसकी इतनी पावर्स, इतनी पॉपुलैरिटी के चलते वो एक फॉल्क हीरो बन चुका था, एक लेजेंड बन चुका था। फाइनली 1924 में इसको पकड़ लिया गया और इसको फांसी दे दी गई थी। नाउ फाइनल, प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे स्वराज को एक्सेप्ट किया था। प्लांटेशंस वर्कर्स यानी कि जो असम में रहते हैं ना, जो भी टी प्लांटेशन करते हैं, उन लोगों ने सोचा था कि गांधी जी आए हैं तो फिर हम अपने इलाकों से भाग सकते हैं। वहां पर हुआ क्या करता था कि जो भी काम करते हैं ना, उनको वापस घर नहीं जाने देते थे बहुत टाइम तक के लिए। 1859 में ये शुरू हुआ था, यानी कि इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, ये 1859 का। इसके हिसाब से कोई भी अपने घर वापस नहीं जा सकता जितना काम नहीं हुआ तब तक। हुआ क्या था, इन लोगों ने बात सुन ली गांधी जी की नॉन कॉपरेशन एक्ट के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी घर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उन लोगों को पकड़ लिया गया और मार दिया गया था। फरवरी 1922 यानी कि ये एक वो दिन था जब चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी ऑफ कर लिया था, उसको भी बंद कर दिया था। एंड अगर तुम लोगों से पूछ ले कि भाई चौरी चौरा कहाँ पर है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश में लुके। फरवरी 1922 में गांधी जी को फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। उसका रीजन था बहुत ही ज्यादा अहिंसा जो कि देश भर में हो रही थी। गांधी जी तंग हो चुके थे कि भाई इतना मतलब कि हिंसा क्यों कर रहे तुम लोग। फिर उसके बाद में कांग्रेस के दो लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास। उन्होंने कहा कि हमें एक स्वराज पार्टी चाहिए जो कि कांग्रेस के अंदर ही होगी, और वो चाहते थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स को वापस रिटर्न किया जाए। बट यंग लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस और अपने नेहरू जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए लेकिन मास एजिटेशन के साथ में, यानी कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। इसके कुछ टाइम बाद में ब्रिटेन के अंदर एक नई गवर्नमेंट बनी थी जो कि थी टोरी गवर्नमेंट। उन लोगों ने खुद का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जॉन साइमन के अंडर बना था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में बना, वाकई लोग, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त इंडिया और ब्रिटेन एक ही तो थे ना, राइट? यस, एक ही समझ सकते हो। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उस पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक भी इंडियन आदमी नहीं था। जब ईयर 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया, सब लोगों ने नारे लगाए, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। जो इरविन था ना, उसने 1929 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एसोसिएट की थी, यानी कि उसको कहा कि भाई जितने भी लोग हैं तुम लोग आ जाओ, लंदन में हम एक राउंड टेबल कमेटी बैठाएंगे, वहां पर आओ, हम लोग बातचीत करेंगे एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये कब हुआ था? अक्टूबर 1929 के वक्त। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। जब कांग्रेस का नाम नहीं लिया गया था, सब लोग गुस्सा हो चुके थे। तो क्या होना था, दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस की जो कमेटी बैठी थी, उनमें नेहरू जी बहुत गुस्सा हो चुके थे, और उन्होंने कहा कि अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये मीटिंग हुई थी लाहौर में। एंड सब लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा।
जो कि हो नहीं सका। इसीलिए नेहरू जी ने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को ही हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करवा दिया हमसे। अब जरा हम सॉल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 डिमांड्स के साथ में इरविन को एक लेटर लिखा था, और उन सब डिमांड्स में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था सॉल्ट लॉ को अबोलिश कर देना, यानी कि जो नमक का कानून है उसको बंद कर दो, उसको क्लोज कर दो हमेशा हमेशा के लिए। उस लॉ के हिसाब से क्या होता था, जितना भी आप सॉल्ट यूज करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, वो भी जरूरी है। और गांधी जी ने कहा कि अगर 11 मार्च तक हमारी बात नहीं मानी तो फिर मैं पूरे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। सो होना क्या था, इरविन ने उनकी बातें नहीं मानी। फिर गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ गए और स्टार्ट कर दी अपनी डांडी मार्च 24 मार्च को नहीं, बल्कि 24 डेज के लिए 10 माइल्स पर डे के हिसाब से। 6 अप्रैल को वो फाइनली साबरमती आश्रम पहुंच गए और वहां पर जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को अबॉलिश कर दिया, यानी कि उसको तोड़ दिया था। इसी के साथ ही पूरे देश के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। अब अगर तुम लोगों को एग्जाम में पूछ लेना कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट मार्च क्या हुआ था, आई गेस तुम लोग आंसर दे दोगे, राइट। एंड अगर एक और क्वेश्चन बन सकता कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फर्क क्या था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर तो आपको बस उनकी बातें नहीं मानी थी, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आप हाँ तो मिलाओगे नहीं, बल्कि जितने भी लॉस थे उन सबको भी तोड़ोगे तुम लोग। बट अगेन रिमाइंडर, गांधी जी यानी कि अहिंसा नहीं कर सकते हो, सॉरी हिंसा नहीं कर सकते, अहिंसा तो करनी ही है। जब अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फर खान नाम का कोई इंसान था जो कि गांधी जी का एक शिष्य था, डिसाइपल था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था, तो पेशावर में बहुत सारी मारपीट हुई थी। और फिर जब 1 महीने बाद में गांधी जी को खुद को ही अरेस्ट कर लिया गया था, तो आप सोच ही सकते हो बहुत मारपीट हुई थी। जो सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन सब जितने भी मतलब कि ब्रिटिशर्स की चीजें दिखी उन सबको गए, उन सबको तोड़ दिया। इन लोगों ने तो यहाँ पर किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को गुस्सा गया, फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी शांति से सत्याग्रह कर रहे थे, भले ही वो बच्चे भी क्यों ना हो, उन सबको भी मारा गया और पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था और कुछ लोगों को तो मारा भी गया था। एंड जैसे कि तुम लोगों ने सोच लिया होगा, गांधी जी ने फिर से इस मोमेंट को भी क्लोज कर दिया एंड फाइनली जो इरविन था ना उसके साथ एक पैक्ट कर लिया, यानी कि एक साइन अप कर लिया था, एक डील कर ली थी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। एंड ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद में एक ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वापस हुई थी लंदन में, वहां पर गांधी जी गए, वहां पर बातचीत हुई, तो वहां पर गांधी जी गए, उन लोगों ने डील वील की। फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाल दिया गया था ना, उन सबको रिलीज कर दिया था। जब गांधी जी वापस आए थे थोड़े खुश थे, उन्होंने सोचा कि अरे वाह इतना कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था पीछे सरप्राइज बाकी था, यानी कि नेहरू जी और गफ्फर खान इनको वापस इलीगली जेल में भेज दिया गया था। एंड साथ ही कांग्रेस को भी इलीगल करार दिया गया था। अब जो भी कोई एक्शन होगा वो सब इलीगल होगा। फिर उसके बाद में फिर से एक और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन तो भी 1934 के बीच में उसको वापस क्लोज कर देगा, यानी कि सब लोग सोच रहे कि वापस स्टार्ट करेंगे फिर से क्लोज कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लोगों ने देखा, अब बताएंगे कैसे इस सिविल डिसओबीडियंस के बारे में क्या राय थी आम लोगों की। जो यूपी के थे ना, यूपी के जाट लोग, उन लोगों ने कुछ इस तरीके से कहा था, और उन्होंने कहा कि जितने भी आपने ये मूवमेंट किया हमने आपका सपोर्ट किया, लेकिन आपने 1931 में हमारे कोई रिवेन्यू के बारे में कुछ किया भी नहीं। इसके लिए क्या हुआ, जो जाट्स लोग थे और साथ ही गुजरात के पाटीदार्स थे, उन लोगों ने कहा कि हम 1932 का जो हुआ ना उसमें हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और साथ ही इन लोगों ने बहुत ही फाइनेंशियल हेल्प भी की थी, यानी कि बहुत ही पैसे वैसे भी दिए थे। क्यों, वो कुछ इस तरीके से, मतलब कि आप लोग समझ सकते हो गांधी जी के सपोर्ट में कितने सारे लोग खड़े हो गए थे। और साथ में जो टिन वर्कर्स थे ना, उन सब ने गांधी जी के सपोर्ट के लिए उनकी जो टोपी होती है ना वो भी पहन के सपोर्ट स्टार्ट कर दिया था। अब हम बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस किस वजह से या फिर ड्रॉबैक्स किस वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ऑफ कर देना पड़ा था। जो हमारे देश भर के जो अनटचेबल्स थे ना, जो उन लोग खुद को कहने लगे कि भाई हम दलित से, हरिजन तो नहीं दलित्स कहने लग गए थे खुद को। एंड जो B.R. अम्बेडकर थे वो कहते कि तुम लोग ऑप्रेस्ड हो, हम सब ऑप्रेस्ड हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं हम सब एक है, और उनको नाम दिया हरिजन, यानी कि भगवान के बच्चे। जब साल 1930 में गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो गए तो खुद की बात रखने, लेकिन B.R. अम्बेडकर और गांधी ये दोनों के दोनों वहां पर खुद ही लड़ने लग गए थे। ये नहीं देख रहे थे कि भाई हम यहाँ पर नेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे, कुछ बातें रखने जा रहे, नहीं हम तो खुद में ही लड़ेंगे।
आई एम नॉट गेटिंग बायस्ड, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, ओके। वहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमें मतलब कि दलित लोगों के लिए अलग से ही मतलब कि काउंसिल बना दो। फिर इस चीज की बातों के चलते हुए फाइनल 1932 के सितंबर में एक पूना पैक्ट हुआ, यानी कि उसके बाद में डिप्रेस्ड लोग थे या कि जो हरिजन लोग थे उन सबको रिजर्व सीट्स में। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेशनलिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक इमोशन है कि किस तरीके से आखिर इतने बड़े देश के इतने सारे लोगों को हम एकजुट कर सकते हैं, उनके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग को ढूंढ सकते हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने ऐसी ट्राई की थी, उन्होंने सोचा कि हमारे हिस्ट्री को देखेंगे, फोल्क डांसेस, फोल्क सॉन्ग्स, सिंबल्स, प्रिंट्स, इटिस, इन सब को देखेंगे कि ढूंढेंगे आखिर कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा जिससे वो लोग सबके मन में नेशनलिज्म की इमोशन को जगा सके। शायद उनको नहीं मिला होगा तो क्या किया, 20th सेंचुरी के अंदर इंडिया को पोर्ट्रे किया गया फर्स्ट टाइम, और जिसे हम कहते हैं भारत माता। तो भारत माता की ड्राइंग बनाई गई। सबसे पहले इमेज तो बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, लेकिन उसकी पेंटिंग बनाई थी अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने, दोनों में डिफरेंस है। वेल, सेकंड, हमारा जो वंदे मातरम है ना नेशनल सॉन्ग, वो भी लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1870 में। एग्जाम में अगर पूछे कि भाई इंडिया में कैसे नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया था, तो फिर 3 पॉइंट्स लिख देना। पहला तो अपने भारत माता, सेकंड वंदे मातरम, एंड तीसरा अपने फ्लैग्स, अपने देश की आन बान शान। फ्लैग्स भी बहुत तरह के हुआ करते थे, अब हमारे पास तिरंगा, लेकिन पहले बहुत हुआ करते थे। जब बंगाल में स्वराज मूवमेंट चल रहा था तभी एक तिरंगा ट्राई कलर लिया गया था, एंड उसके कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो। उसके अंदर 8 लोटस थे जो कि अपने 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते, एक क्रिसेंट मून यानी कि एक आधा चांद जो कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर गांधी जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 1921 में खुद का फ्लैग बनाया जिसको वो स्वराज फ्लैग भी कहते थे। इसमें येलो की जगह व्हाइट था, यानी कि रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, और उसके अंदर एक स्पिनिंग व्हील था, यानी कि गांधी जी का चरखा जो कि उनकी सेल्फ हेल्प को डिटरमाइन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। आगे चलकर इसने गांधी जी का आइडिया को डिटरमाइन क्या बोल रहा मैं, सबके सामने इसको रिप्रेजेंट किया था। वेल, हमारे पास में 3 पॉइंट आ चुके हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स से उनके वर्ड्स के सामने उनकी मीनिंग्स भी लिखी हुई है। फाइनली हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। वैसे वेट अ सेकेंड, ओवर नहीं हुआ है, अभी हम देंगे आपको डेट सीट एंड मैप वर्क। लेजेंड्स, लीजिए, ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट सीट। इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो सब एक साइड में और उनकी डेट्स दूसरी साइड में। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने वो ही लिखे, अगर कुछ भी रह जाए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने दोस्तों की मदद कीजिएगा। इन्हें याद करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सिंपली स्क्रीनशॉट लेना, किसी पेपर पे लिखना और कहीं पर पेस्ट कर देना जहाँ पर आप आते जाते रहते होंगे। 5-10 बार देखोगे ना, अल्टीमेटली आपको खुद को याद हो जाएगी ये सारी डेट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं मैप वर्क की तरफ। जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री में बस 2 ही क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, या तो उस जगह की डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी और ए और बी पॉइंट मार्क होगा जिसके सामने आपको नाम लिखना होगा। वरना अगर लक अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपको खुद ही मार्क करना होगा और खुद ही नाम लिखना होगा, या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, नाम लिखा होगा जगह का और आपको ही मार्क करना होगा। सिंपल, राइट? मेरी बातों से समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये रहे उसके आंसर्स, किस तरीके से आपको आंसर मार्क करना होगा आपके एग्जाम्स में। अगर 1-2 जगह का पॉइंट परफेक्टली मार्क नहीं हो तो फिर कोई टेंशन मत लेना, ये बस आपको अज्यूम करके बता रहा हूँ कैसे आपको आंसर करना है। इसी के साथ ही चैप्टर ओवर होता है। आपको शायद सब कुछ समझ में आ चुका होगा इस वन शॉट वीडियो के अंदर। अगर कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा जरूर, कोई डरने की बात नहीं। इसी के साथ गुड बाय लेजेंड्स, मिलते अगले एपिसोड में।